वेलकम गाइज आवर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। गाइज इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियोज़ में आपने सीखा कि कैसे जंतुओं का और वनस्पतियों का वर्गीकरण करते हैं। तो आपने वहाँ पर देखा कि हमारे आसपास में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में विविधता है। हम तरह तरह के पेड़ पौधे वनस्पतियों को देखते हैं और छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स आपने देखा। इस तरह तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पर्यावरण में हमारे आसपास पाए जाते हैं, इसी को हम जैव विविधता बोलते हैं। और क्योंकि जो जीव होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ भी हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए उनके एक क्रमबद्ध अध्ययन में सुविधा रहे, कोई असुविधा ना हो, उसके लिए बहुत पहले से ही एक सिस्टम तैयार किया गया जिसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, वर्गीकरण। और इस क्लासिफिकेशन में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को उनको एक सिस्टम से, एक क्रम से, उनके कैरेक्टर्स के आधार पर, उनके जो रिप्रोडक्टिव मेथड हैं, उनकी फिजियोलॉजी के आधार पर, उनकी एनाटॉमी के आधार पर, उनका जो शारीरिक संगठन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आधार पर कई तरह के जो उनके कैरेक्टर्स हैं उनको अध्ययन करके उनके कैरेक्टर्स के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे कि ऐसे जीव जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है और उनमें फोटोसिंथेसिस की क्षमता होती है, उन जीवों को हमने किंगडम प्लांटी में रखा, पौधों में रखा उनको। और ऐसे जीव जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, जिनमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, फोटोसिंथेसिस की क्षमता नहीं होती है, ऐसे जीवों को हमने जंतु जगत में रखा, एनिमैलिया में रखा। तो इस तरह से एक सुविधाजनक कैटेगरी बनाते हुए उनका क्लासिफिकेशन, तरह तरह के कैरेक्टर्स के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया। और इस पद्धति को हम वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, वर्गीकी बोलते हैं। अब इस वर्गीकरण का क्या महत्व है? तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वर्गीकरण की, सबसे बड़ी ज़रूरत वो है कि जंतुओं को एक क्रमबद्ध तरीके में लगाना और उनके अध्ययन में कोई असुविधा ना हो, इसलिए जो है उनका क्लासिफिकेशन किया गया। बाद में कैरोलस लीनियस एक कैरोलस लीनियस, इन्होंने द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया, जिसमें जो प्रथम नाम होता है वो जीनस का और फिर दूसरा नाम उसकी स्पीसीज का, इस तरह से हम लिखते हैं। और साथ ही साथ जो नाम होता है जीनस और स्पीसीज का, उसको हम इटैलिक स्टाइल में लिखते हैं और लैटिन भाषा में लिखते हैं। अगर हम उसको इटैलिक में नहीं लिख पाते हैं तब हम उसको जीनस को अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, इसमें जीनस जो है वो मैंजीफेरा है और इसकी स्पीसीज है इंडिका। तो मैंजीफेरा जीनस को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं शुरुआत में, और जो स्पीसीज होती है उसकी स्टार्टिंग हम स्मॉल लेटर से करते हैं, और दोनों को जीनस और स्पीसीज को हम अंडरलाइन कर देते हैं।
अगर हम अंडरलाइन नहीं करते हैं तो वो गलत माना जाएगा। तो इन सब सुविधाओं को देखते हुए वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपना व्यू दिया। सबसे पहले अरस्तु जिनको पहला श्रेय मिलता है क्लासिफिकेशन का। अरिस्टोटल ने अपने क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमल्स को अलग अलग दो वर्गों में डिवाइड किया। उन्होंने एक प्लांट और एनिमल, और इसको उन्होंने प्लांट ही कहा, इसको एनिमल कहा। उनकी फिजियोलॉजी के आधार पर, उनके कैरेक्टर्स के आधार पर, रिप्रोडक्शन मेथड के आधार पर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, इन सब के आधार पर उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया। अरस्तु ने उन्होंने जीव जगत को दो भागों में बांटा। पहला है प्लांटी और दूसरा है एनिमलिया। दो क्लास में उन्होंने, दो विभाग में उन्होंने बांटा। प्लांटी में उन्होंने ऐसे जीवों को रखा जिनमें फोटोसिंथेसिस की क्षमता थी, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता थी, क्लोरोफिल पाया जाता था और साथ ही साथ सेल वॉल भी प्रेजेंट थी। तो उन्होंने ऐसे जीवों को प्लांटी में रखा, और ऐसे जीव जिनमें फोटोसिंथेसिस की क्षमता नहीं थी, क्लोरोफिल नहीं था, सेल वॉल एब्सेंट थी, कोशिका भी अनुपस्थित थी, ऐसे जीवों को उन्होंने एनिमलिया में रखा। इसके बाद जो सबसे मान्य और एक्सेप्टेड व्यू है क्लासिफिकेशन का, वो है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको R.H. व्हिटेकर ने दिया। और इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर 1969 में इन्होंने अपना व्यू दिया, और उस क्लासिफिकेशन को उन्होंने नाम दिया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम मतलब 5 जगत वर्गीकरण। तो उन्होंने R.H. व्हिटेकर ने जीव जंतुओं को 5 किंगडम में डिवाइड किया, 5 जगत में डिवाइड किया। जो सबसे प्रिमिटिव जीव थे, उन्होंने, प्रिमिटिव मतलब जो आद्य जीव सबसे पहले जो पृथ्वी पर जन्म लिए, उन्होंने पहला जो किंगडम बनाया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ वन इज द एनिमलिया। सबसे पहला उनका जो किंगडम था मोनेरा, उसमें उन्होंने प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा। प्रोकैरियोटिक जीव ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डबल लेयर के मेम्ब्रेन के ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह एब्सेंट होती हैं। तो कुल मिलाकर प्रोकैरियोटिक्स ऐसे जीव होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। ऐसे जीवों को हम प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं। और इसका जो सबसे सामान्य सा एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, BGA शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद इनका जो क्लासिफिकेशन था कुछ विशेष लक्षणों पर आधारित था, जैसे कि सेल टाइप, कोशिका कैसी है, सेल वॉल कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, जो उनका शरीर है, शरीर का संगठन कैसा है, और उनके पोषण के आधार पर, इन कुछ फैक्टर्स के आधार पर व्हिटेकर ने अपना ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। और उनमें हम इस तरह से उसको डिवाइड करके कुछ अध्ययन कर सकते हैं। अगर हम सेल टाइप को ले लें, कोशिका कैसी थी, तो जो मोनेरा जगत की कोशिका थी वो कैसी थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। उसके बाद प्रोटिस्टा को अगर हम लेते हैं, तो जो प्रोटिस्टा की कोशिकाएं होती हैं, प्रोटिस्टा
किंगडम की कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, और प्रोटिस्टा में उन्होंने एक कोशिकीय जीवों को रखा जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। इसके बाद उन्होंने एक और तीसरे जगत में फंजाई में, जिसको हम हिंदी में कवक बोलते हैं, तो फंजाई में उन्होंने ऐसे जीवों को रखा जो प्लांट से थोड़ा अलग थे, अर्थात उनमें जो न्यूट्रिशन की विधि थी वो प्लांट से अलग थी, और फंजाई को उन्होंने यूकैरियोटिक में रखा। इसके बाद नेक्स्ट प्लांटी में भी जो सेल होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं, पादप जगत बोलते हैं, इसमें यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, और एनिमल जो जंतु जगत है उसमें भी जो कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक होती हैं, अर्थात सुकेंद्रकीय होती हैं। अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करें तो जो मोनेरा जगत की सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलर होती है, अर्थात जो मोनेरा जगत की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिकाएं होती हैं वो सेलुलर नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि उसका जो आकार होता है, उसका जो संगठन होता है, एक सत्य कोशिका ट्रू सेल से मेल नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, तो ये तमाम कैरेक्टर्स होते हैं जो एब्सेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको नॉन सेलुलर भी बोलते हैं। इसके बाद प्रोटिस्टा जगत आता है। प्रोटिस्टा में जो है कुछ केसेज में सेल वॉल पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो फंजाई की सेल वॉल से अलग होती है। जो प्लांट सेल्स होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं, और जो फंगल सेल होती है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। एनिमैलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। आपको पहले भी बताया गया है कि एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है। बाकी सभी जो बचते हैं जीव उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो या फिर एनिमैलिया हो, सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिर्फ मोनेरा को छोड़कर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, शारीरिक संगठन की बात करें कि उनका शारीरिक संगठन कैसे बना होता है, तो मोनेरा के जो जीव होते हैं वो सेलुलर होते हैं, अर्थात एक कोशिका के बने होते हैं। प्रोटिस्टा में हमने आपको बताया, प्रोटिस्टा में व्हिटेकर ने ऐसे जीवों को रखा जो एक कोशिका के बने होते थे, जैसे कि प्रोटोजोआ संघ के जीव, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब। तो प्रोटिस्टा का भी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर होता है, अर्थात एक कोशिका का बना होता है। फंजाई में कई कोशिकाओं से उनका शरीर बना होता है, इसलिए हम उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। प्लांट्स में टिश्यू और ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ऊतक और अंग का डेवलपमेंट हो जाता है। एनिमैलिया में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका जो बॉडी होता है वो टिश्यू से मिलकर बना होता है, जैसे कोरीफेरा में। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाता है, सिलिंड्रेटा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाता है, अर्थात अंग तंत्र भी पाया जाता है, जैसे कि हम लोगों में क्या होता है, अंग भी पाया जाता है और अंग तंत्र भी पाया जाता है। जैसे हम अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र में कई अंग शामिल हो जाते हैं, आंत है, लीवर है, पैंक्रियास है, छोटी आंत, बड़ी आंत, कोलन, ये सब छोटे छोटे अंग मिलकर एक पूरे सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए हम इसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो एनिमैलिया में टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये तीनों प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो व्हिटेकर ने मोनेरा जगत में ऐसे जीवों को रखा जो कि ऑटोट्रॉफिक थे। प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक जीव होते हैं, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, परजीवी भी होते हैं,
और फंजाई में ऐसे जीवों को उन्होंने रखा जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है कुछ जीव जो ऑटोट्रॉफिक भी हों, स्वपोषी भी हों और कुछ परपोषी भी हों। इसके बाद प्लांटी किंगडम आता है। प्लांटी में ऐसे जीव रखे गए हैं, आपको बताया गया कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हीं जीवों को प्लांटी के अंतर्गत रखा गया है। और ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और ऐसे जीवों को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। एनीमैलिया में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, विविध प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं, कुछ सेप्रोफाइट होते हैं। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, विविध पोषी बोलते हैं। तो ये आपने देखा कोई टेकर का 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन।